संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। संसद के मानसून सत्र का समापन हुआ। इस दौरान क्या कुछ हुआ उसकी विस्तृत जानकारी किरेन रिजिजू दे रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करते हुए विधायी कामकाज को हमने पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के व्यवधान की वजह से वैसी चर्चा नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए थी। सीधे तौर पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हुए, संसदीय मर्यादाओं का अपमान करते हुए, संसदीय गरिमा की अवहेलना करते हुए आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ जो आपने किया है वो अनुचित है और वो गलत है। उन्होंने कहा कि हमने जो भी प्रयास किए वो लोकहित में और जनहित में सदन को चला करके विधायी कामकाज को पूरा करने के हमने प्रयास किए। ये आप सुन रहे थे किरेन रिजिजू की प्रेस वार्ता को। इसी के साथ क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी दूरदर्शन पर समाचार जारी रहेंगे। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और एक बार फिर आपका स्वागत और आइए अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र का समापन, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के भारी हंगामे से कार्यवाही में हुई बाधा। 38.8% रही राज्यसभा की उत्पादकता, लोकसभा में हुआ 37 घंटे काम। लोकसभा के बाद राज्यसभा से पारित हुआ ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025। संविधान के 130 में संशोधन से संबंधित विधेयक को जेपीसी को भेजे जाने का प्रस्ताव राज्यसभा से भी पास। बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन का 80% परीक्षण पूरा, तैयारियों को लेकर इसरो ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साल 2025 को अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बताया ऐतिहासिक। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा काम आएगा एक्सियोम 4 मिशन का अनुभव। इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया नामांकन। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कल भर चुके हैं पर्चा। 9 सितंबर को चुनाव के बाद घोषित होंगे नतीजे। और पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से बरसती आफत। गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल में 25 अगस्त तक कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में भी अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश की चेतावनी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। आज संसद के मानसून सत्र का समापन हो गया। इससे पहले उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस सत्र में सदन की उत्पादकता 38.8% दर्ज की गई है। सत्र में 41 घंटे से अधिक यानी कि 38.88% ही कामकाज हो पाया। सदस्यों के समक्ष 285 प्रश्न पूछने का मौका था, लेकिन 14 प्रश्न ही उठाए जा सके और 14 बिल पास हुए या लोकसभा को लौटाए गए। Stood at a disappointing 38.88%, something that calls for serious introspection. Members had the opportunity to raise 285 questions, 285 zero-hour submissions and 285 special mentions. However, only 14 questions, 7 zero-hour submissions and 61 special mentions could actually be taken up. While these contributions are of value, they represent only a fraction of what this August House is capable of achieving when it functions to its full potential.
स्थगन से पहले राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनता के हितों के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि देश भर में बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हो रही सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस विधेयक की तैयारी 3 साल पहले से की थी। जहां ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रियल मनी गेमिंग पर पाबंदी लगाई जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण समाज में और विशेषकर मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो सभापति महोदय, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इसका एक दूसरा बड़ा पहलू है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर सपोर्ट। टेरर एक्टिविटीज में भी मनी गेमिंग का एक बड़ा प्रभाव देखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, इस समस्या को रोकने के प्रयास भी हुए, सेल्फ रेगुलेशन का भी प्रयास किया गया, परंतु ये समस्या बढ़ती गई। आज ये समस्या ड्रग्स की समस्या के समान बन चुकी है। माननीय उपसभापति महोदय, इसीलिए ये कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के पीछे ताकतवर लोग हैं जो इस मामले को कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से युवाओं और समाज के मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता देते हैं। सभापति महोदय, ऑनलाइन मनी गेम्स के पीछे ताकतवर लोग हैं, कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन भी करेंगे, लेकिन जब हमारे युवाओं और मध्यम वर्ग के परिवारों को बचाने का विषय आता है तो मोदी जी के लिए प्राथमिकता केवल और केवल मध्यम वर्ग के परिवार और युवा है, नौजवान है। आपके माध्यम से माननीय उपसभापति महोदय, मैं सारे देश को, प्रबुद्ध वर्ग को, विपक्ष के इन मान्यवर सांसद जो आज वेल के अंदर कूदे हैं, उनको भी सबको आह्वान करता हूं, मीडिया को, कि समाज में तेजी से बढ़ रही इस कुरीति को समाप्त करने में मदद करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। संविधान 130वां संशोधन विधेयक गंभीर अपराधों, 5 वर्ष या उससे अधिक कारावास में 30 दिन की हिरासत का सामना कर रहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और सुशासन को सुनिश्चित करना है। वहीं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 में प्रावधान है कि गंभीर अपराधों में 30 दिनों की हिरासत झेलने वाले मंत्री को उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन पद से हटा देंगे। यदि सलाह नहीं दी जाती है तो मंत्री स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। लोकसभा की कार्यवाही को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित हुई और इससे पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और बाद में जब कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा जारी रहा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। वहीं साथ ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा सदन में की गई। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के
उत्तर के साथ हुआ। दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष द्वारा लगातार हंगामे पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम मुश्किल से 37 घंटे ही इस सत्र में काम कर पाए। जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण और कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। उन्होंने कहा, लोकसभा अथवा संसद परिसर में नारेबाजी करना, तख्तियां दिखाना और नियोजित गतिरोध संसदीय मर्यादा को आहत करता है। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। गगनयान मिशन को लेकर प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार 2040 में भारत चांद पर कदम रखने जा रहा है और अंतरिक्ष में यह भारत की बड़ी सफलता होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति के नजरिए से 2025 लैंडमार्क रहा है। 2025 has been a landmark year for us. We ended 24 with SpaceX. We began 25 with another mission, and now we have this. So this quantum leap has happened only in the last 3-4 years. We, the government of India, and therefore also the nation, has laid down before it the award target of 2047 when India celebrates the 100 years of independence, and we achieve that coveted goal of being acknowledged as Viksit Bharat. But ladies and gentlemen, just 7 years before that, we'll have an Indian landing on moon and declaring from the surface of moon that took care, Viksit Bharat is in the coming. So that's going to be the importance of space. गगनयान मिशन को लेकर प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रगति अभूतपूर्व और तीव्र रही है। पिछले 10 साल में 2015 तक पूरे किए गए मिशनों की तुलना में करीब दोगुनी की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों के दौरान 3 महत्वपूर्ण मिशन पूरे किए गए हैं। Last 10 years, if you see, the progress is phenomenal, exponential. With respect to missions, the number of missions targeted in 2015 to 2025 is almost double compared to 2005 to 2015. During the last 6 months, if you see, very important, 3 important missions are accomplished. इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि गगनयान मिशन तकनीकी रूप से काफी मुश्किलों भरा रहा है। उन्होंने कहा कि 80% परीक्षण पूरे हो चुके हैं और 20% मार्च 2026 से पहले पूरे होने की उम्मीद है। It's a very technologically intensive, complex mission. Lot of work is done in human rating of the vehicle health management system development, orbital module development, crew escape system development, environmental control and safety system development, parachute development, human-centric product development. In fact, I'm happy to say that almost 80% tests are completed and 20% tests are targeted before March 2026. And this year, we have done, in the recent past, last 4 months, lot of accomplishments are done in this area, and the first uncrewed mission, G1, is going to be lifted off this year end, maybe close to December.
एक्सियोम 4 मिशन पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि 2 हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताने के दौरान हमने कई प्रशिक्षण किए। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि मानव अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देने का फायदा केवल प्रशिक्षण से कहीं ज्यादा है। पिछले 1 साल में जो भी जानकारी इकट्ठा की गई है वो गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बेहद उपयोगी है। For the 2 weeks on the ISS, the work that we had, the job that we had was we had to perform the experiments that were conceived, developed, and realized by the Indian researchers, and also to perform STEM demonstrations and just capture photographs and videography to bring it back to you. So that was the primary job while we were up on their station. To execute this mission profile, we were training at various places, and it was distributed. So we were at NASA, European Space Agency, and also we traveled to Japan for executing the training for the International Space Station. ग्रुप कैप्टन प्रशांत बी नायर ने गगनयान मिशन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आने वाला भविष्य स्पेस का है। When you see Bharat from top above, it's really beautiful. There's a reason why this ancient land has been providing guidance to the entire world since a long time. It's because we believe in the oneness of humanity. That's what space gives us. That's what our future is going to give us in the space program. That's what our children will give us by being inspired here today. Not just in STEM research, but also in the arts, whether it's space management, whether it's culture, whether it's space diplomacy. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मॉस्को में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, एशिया प्रशांत में स्थिरता और बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। यह बैठक ऐसे समय हुई जब भारत रूस रिश्ते कई क्षेत्रों, खासकर रक्षा, व्यापार और ऊर्जा में गहराते जा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि हम एक दूसरे को विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार मानते हैं और मुझे लगता है कि व्यवहार में हम अपने संबंधों की इस परिभाषा पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बैठक हमारे राजनीतिक संबंधों के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है और हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा की और कई समाधान भी निकाले। विदेश मंत्री ने साथ ही कहा कि हमारी बैठक का वैश्विक संदर्भ बदलती भू राजनीतिक स्थिति और बदलते आर्थिक व्यापार परिदृश्य द्वारा प्रदान किया गया है और हमारा साझा लक्ष्य अपने मूल्यों को संरक्षित करना है। Today's meeting gives us an occasion to discuss our political relationship as well, but also to review our bilateral ties. So I look forward to an exchange of views on politics, on trade, on economic investment, defense, science and technology, and of course people-to-people exchanges. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये पुल मोकामा और बेगूसराय को सीधे जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। कनेक्टिविटी में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी मोकामा के ओंटा से सिमरिया बेगूसराय पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। ये पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। ये पुल केवल देखने में जापान जैसा नहीं लगता है, बल्कि मेरी जानकारी में देश में गंगा पर पहला 6 लेन पुल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में इसका शिलान्यास किया और अभी इसका उद्घाटन हो रहा है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को और पूरे उत्तर प्रदेश कहें या दिल्ली सबको जोड़ने वाला ये पुल है। ये पुल पुराने 2 लेन वाले जर्जर रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है, जिसकी हालत खराब होने के कारण भारी वाहनों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ये नया पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के बीच आवागमन करने वाले
भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी की यात्रा को कम करेगा। इससे क्षेत्र के अन्य हिस्सों में वाहनों को रास्ता बदलने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी। बहुत फायदा है। पहले तो उस पर से जाते थे पुराना वाला ब्रिज से, तो जाम बहुत ज्यादा लगता था। अब तो हम लोग को अच्छा, इसमें अच्छा दिख रहा है सब कुछ। अब ही फायदा है कि अब सुविधा है कि आने जाने में सही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम कहते हैं कि मोदी जी इसी तरह से हमारे बेगूसराय को कुछ देते जाएं। काफ़ी अच्छा चीज़ दिए हैं बेगूसराय के लिए। भारी लाभ पहुंचाया है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुल के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों विशेषकर उत्तर बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर हैं। इससे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिमरिया धाम तक बेहतर संपर्क सुविधा भी उपलब्ध होगी, जो प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की जन्म स्थली भी है। निश्चित तौर पर संत का जहाँ सुहागमन होता है तो ये केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, विशुद्ध संत भी, तो सर्वांगीण विकास यहाँ होना ही है। प्रधानमंत्री लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, यात्रा में समय कम लगेगा और यात्रियों के आवागमन और माल ढुलाई में आसानी होगी। गंगा पर बने इस 6 लेन ब्रिज ने कहीं न कहीं बिहार की तरक्की की इबारत लिखनी शुरू कर दी है, क्योंकि न सिर्फ यह ब्रिज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों तक इस ब्रिज की पहुंच होगी, जिससे उद्योग, व्यापार, धंधे जहां सर चढ़कर बोलेंगे, वहीं नेपाल तक की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। कैमरामैन राधे कृष्ण और अपने सहयोगी निश्चल के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, सिमरिया, बेगूसराय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को नई दिल्ली में कर्मचारी संकल्प सम्मेलन नामक एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बातचीत की और देश के लाभार्थियों तक सभी सरकारी योजनाओं की सुचारू पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत सुनिश्चित करने का संकल्प भी लिया और देशवासियों से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी या भारत में निर्मित उत्पादों को अपनाने की अपील की। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मैं जो कह रहा हूं हृदय से कह रहा हूं, अंतरात्मा से कह रहा हूं, मैं भाषण देने के लिए भाषण नहीं दे रहा। 2 चीजें, एक, आत्मनिर्भर बनाने में हम क्या सहयोग कर सकते हैं। क्या हम दालों में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? क्या हम तेलों में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? क्या हम कपास में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत तय किया है, कपास के लिए अलग रणनीति बनाएंगे, सोयाबीन के लिए अलग रणनीति बनाएंगे, दालों के लिए अलग हम रोड मैप बना रहे हैं। हम राज्यों के साथ मिलकर भी राज्यों का कृषि रोड मैप बनाने में सहयोग कर रहे हैं। हम कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर कैसे हों। और दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी ने कही है, आप सबने सुनी होगी, अब पीएम कहे तो सबसे पहले करना हमको चाहिए। उन्होंने कहा है स्वदेशी अपनाएं। महात्मा गांधी जी ने कहा, लोकमान्य तिलक ने कहा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको आह्वान कर रहे हैं, देश को आह्वान कर रहे हैं, स्वदेशी अपनाएं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जून महीने में करीब 22 लाख सदस्य जोड़े, जो अप्रैल 2018 में नियमित वेतन पर रखे गए लोगों की संख्या जारी होने की शुरुआत के बाद सबसे अधिक है। हाल ही में श्रम मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक ये वृद्धि सालाना आधार पर 13.46% और मासिक आधार पर 9.14% अधिक है। आधिकारिक बयान के मुताबिक इतने अधिक सदस्यों के जुड़ने के पीछे रोजगार अवसर बढ़ने और ईपीएफओ की जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जून में 10.62 लाख नए अंशधारक ईपीएफओ के साथ जुड़े, जो मई की तुलना में 12.68% और सालाना आधार पर 3.61% अधिक है। इनमें 18 से 25 आयु वर्ग के 6.39 लाख युवा शामिल हैं, जो कुल नए ग्राहकों का 60% से अधिक है। इस वर्ग में पेरोल वृद्धि 9.72 लाख रही।
पहले नौकरी छोड़ चुके करीब 17 लाख पुराने सदस्य जून में दोबारा ईपीएफओ के साथ जुड़े। इसमें सालाना आधार पर 19.65% और मई की तुलना में 5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। जून में 3 लाख से अधिक नई महिला सदस्य जुड़ी, जिसमें कुल महिला पेरोल वृद्धि करीब 4.72 लाख रही। इसमें सालाना आधार पर 10% और मासिक आधार पर 11% की वृद्धि दर्ज हुई, जो कार्यबल में बढ़ती विविधता को दर्शाती है। आंकड़ों के राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि शीर्ष 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा का कुल पेरोल में 61% से अधिक का योगदान रहा। इनमें अकेले महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक रहा। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।